हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठाकुर। और आज जो है वो मैं एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ जो पूरा आपका आईबीएस पेपर में जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं कि ये कैसे करे वो कैसे करे, सब कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा आपका। किस तरीके से आईबीएस पेपर को हैंडल करना है वो सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि अपने को टच कब करना है आईबीएस का, जो अपने पेपर में बैठने वाले हैं उससे पहले जब अपना प्रैक्टिस करना है आईबीएस के लिए, तो इसके लिए बैठना कब है। सो द थिंग इज़, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने अभी जो जो पढ़ा है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डीटी है, आईडीटी है, एफआर है, एफएम है, इसके अलावा ऑडिट है, फिर एससीएमपी है, लॉ है, इन सब के इंडेक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। फिर आपको कंसेप्ट्स पता है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो दोनों ग्रुप्स के जो पांचों पेपर आपने उसको अच्छे से कर लिया है। या फिर अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो जो भी आप ग्रुप दे रहे हैं उनके आपने जो पेपर्स हैं उनको एकदम अच्छे से भी पढ़ लिया है। तो अब जाके आप आईबीएस के लिए बैठिए, उसके केस स्टडीज़ को सॉल्व कीजिए, एमटीपीज़, आरटीपीज़, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे वो सब आपको काम आएगा। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आईबीएस में कुछ पर्टिकुलर करने का नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पढ़ने का नहीं है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मस्ट है। आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो टच कब करना है? एट द एंड ऑफ, जब आप अपना सारा पेपर्स, जो आपका सिलेबस है, ख़त्म हो जाता है, तब आप आईबीएस को छूना। तो अभी सितंबर ख़त्म होना है, अक्टूबर में सबका हो जाना चाहिए रिविजन्स, जितना रिवीजन आपको करना है। तो अक्टूबर में, मिड अक्टूबर से आप स्टार्ट कीजिए आईबीएस पेपर को। पहले से स्टार्ट करते हो वेल एंड गुड, लेकिन अब अक्टूबर से आप चालू कर देना। पर डे सैम्पल पेपर एक सॉल्व करना, भले वो नाइट का टाइम एक सॉल्व कर लेना। लिखने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको ये देखना है कि आप खोज पाते हो कि नहीं। देन द नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोसीड। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, ठीक है, कि हाउ टू प्रोसीड के ऊपर, एक तो आप वो रेफ़र कर लेना। इसके अलावा द थिंग इज़, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपके लिए एकदम ये परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। आईबीएस जो पेपर है वो आपके लिए परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि देखो, जब May 24 का टाइम था उस टाइम तो एससीएमपी और लॉ तो कंपलसरी था ही नहीं। तो तब जो सेट का जो एसपीएम अपने बोलते हैं वो देने का ज़रूरत ही नहीं था, बट नवंबर से तो है। तो इसलिए आपके इसी बहाने से आप कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे लॉ और कॉस्ट पे आपका, और वो सारा स्टूडेंट्स पढ़ा है लॉ और कॉस्ट। कुछ ना कुछ, मे बी वो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में सिर्फ एमसीक्यू देख के गया, उसमें पास हो गया, या फिर अलग से अच्छे से प्रिपरेशन किया, जैसे भी किया हो, कुछ ना कुछ तो उसमें किया वही है, ठीक है। तो अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो वेल एंड गुड है। 5 सब्जेक्ट्स तो आपका ऐसे ही कवर हो गया। एफआर, एफएम, ऑडिट है, डीटी, आईडीटी, और उसके अलावा आपका एससीएमपी, लॉ, एसपीएम के कारण से कवर हो गया। सो आप एकदम आराम से बैठ सकते हो। अगर आपका बोथ ग्रुप है, आपका आसानी से एग्जामिशन आ जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम कब आता है? जब आपका सिंगल ग्रुप आप लेके बैठे हो। इट मे बी कि आप ओनली वन ग्रुप के लिए प्रिपरेशन किए हैं और अब आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, आईबीएस का एग्ज़ाम्स है, आईबीएस का पेपर है, इसलिए आप ग्रुप 2 के लिए भी भरे हो, मतलब बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई किए हो। तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किए हो, भले आप एक ही ग्रुप के लिए प्रिपरेशन किए हो या आप एक ग्रुप में ही बैठना चाहते हो, बट आपने एग्ज़ाम का फॉर्म बोथ ग्रुप्स के लिए भरा है, बहुत सही काम किया है, ठीक है। आईबीएस जैसे पेपर के लिए ऑफकोर्स एक ट्राई मारना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लियर होने का चांसेस बनता है, ठीक है, एग्जामिशन आने का चांसेस बनता है, इसलिए इसमें मस्ट आपको बैठना ही चाहिए। भले ही आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो, आपको दोनों ही ग्रुप्स के जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म भरने चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप प्रिपेयर किए हुए हैं
तो आपका 3 पेपर्स तो ऐसे ही हो गया कवर, FR, ऑडिट और AFM, ठीक है। इसके अलावा SCMP और लॉ, जितना भी पढ़ा हो SPM में, जितना भी पढ़ा हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना भी पढ़ा हो, ठीक है, आप उसमें बैठ गए चल जाएगा। DT IDT आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे, एटलीस्ट इतना तो फाइंड आउट कर ही लोगे कि ये DT के जो है यहाँ से है, DT से है और ये IDT से है, इतना तो आप कैप्चर कर ही लोगे। इसके बाद का चलो इंडेक्स में खोजा जाएगा, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं ना जो वो हो रहा है कि नहीं हो पाएगा या नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। उसको आप अपना इंडेक्स इस तरीके से प्रिपेयर करो, मैं दोनों चीज़ के लिए बोल रही हूँ, चाहे आप ग्रुप 1 से पढ़ के गए हो या ग्रुप 2 से पढ़ के गए हो, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच रहा, अगर आपका ग्रुप 2 से किया हुआ है, इट मे बी ऐसा है कि आपका ग्रुप 1 बहुत पहले कर लिया गया है या आप ग्रुप 1 का प्रिपरेशन ही नहीं किया हो, तो दोनों ही केस में आप थोड़ा ना थोड़ा तो ब्लैकआउट हो गई, ठीक है। आपको FR के क्वेश्चंस मतलब ऐसे याद नहीं आएंगे कि ये पर्टिकुलर कौन से चैप्टर में FR में है, नहीं याद आएगा। लेकिन क्या है कि आपको दोनों ही चीज़ में जब आप एक ही ग्रुप के लिए बैठ रहे हो तो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच जा रहा है। अगर सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 1 के लिए हो, तो 2 सब्जेक्ट बच रहा है, DT IDT, और ग्रुप 2 करके जा रहे हो प्रिपरेशन, तो आपका 3 सब्जेक्ट बच जा रहे हैं, FR, ऑडिट और AFM, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप क्या करना, आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच रहा है, आइदर आपके पास अगर जो भी आप मतलब जिस भी मटेरियल से आप कंसेप्ट से आप क्लियर हो, जिस भी मटेरियल से आप क्लियर हो, वो जो अपने मटेरियल शॉर्टिंग की है उसका इंडेक्स एकदम अच्छा बनाना, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चंस ये आते हैं कि आप अपना इंडेक्स शेयर करो, बट हर इंसान के लिए मैं बोलती हूँ इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई फैकल्टी की बुक रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी इंडेक्स दे देगी, नहीं देती है तो उनका फ्रंट पेज में ऑलरेडी इंडेक्स बना हुआ है, उसको आप रेफ़र करो। आप जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप केस स्टडी सॉल्व कर होंगे, आपको डाउट्स मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को मार्किंग क्या रखना है। अगर इंडेक्स जो बना हुआ है ऑलरेडी उसमें भी और मेरे को पॉइंट्स घुसाने हैं, तो जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। ये सब चीज़ रियलाइजेशन के बेसिस में ही मतलब निकल के आएगी कि आप अपने इंडेक्स को और कितना बेहतरीन कर सकते हैं। इसका कोई सीमा नहीं है कि कोई इंडेक्स आपको बना के दे दे फिर आप हाँ हंसी खुशी उसको दे रहे हो। देखो, ICA मटेरियल यूज़ करो, ICA का मटेरियल का जो फ्रंट पेज का इंडेक्स है वही रेफ़र करो। इसके अलावा अगर आपको उसके अंदर ही कुछ पॉइंट्स घुसाने हैं, उसी में खींचा पीछी कर दो। मतलब ज़रूरत नहीं है अलग से आपको एकदम तैयारी करना है, फिर से इंडेक्स बनाना है, पूरा स्टडी मेट लेके बैठना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप फैकल्टी की बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, वेल एंड गुड, उनका या तो इंडेक्स बना हुआ आप वही सर या मैडम प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो उनका जो फ्रंट पेज का इंडेक्स बना हुआ है वही इनफ है, ठीक है। अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स ये ध्यान देना है कि आप उसमें खोज पाओ। आप अपना इंडेक्स से इस तरीके से फैमिलियर हो जाओ कि आपको पता है जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आपको पता है ये वाला इस चैप्टर से, एटलीस्ट चैप्टर पकड़ लिया आप, अंदर का आप ऑटोमेटिक पकड़ने लगोगे, ठीक है। तो ये तो था कि आप अगर एक ग्रुप के लिए दे रहे हो, प्रिपरेशन की हो, और जो है IBS के लिए इसलिए बैठ रहे हो क्योंकि उसमें एग्जामिशन लाना है या जो भी पर्पज़ होगा, सो ये इस तरीके की कहानी के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, क्या केस स्टडी रिपीट होने का चांसेस है? द आंसर इज़ बिल्कुल भी नहीं है। ICA के पास इतना वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट सब्जेक्ट्स भी है, वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स है, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस है, कोई चांस नहीं है रिपीट होने का, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। मैं भी अपने अटेम्प्ट पे पूरा इतना मोटा बुक उठा के गई थी, प्रिंट आउट्स लेके गई थी केस स्टडीज़ का, और MTP RTP सबका लेके गई थी, कुछ रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। जो रिपीट हुआ वो ICI के स्टडी मटेरियल से रिपीट हुआ, उसके क्वेश्चंस इस तरीके से हुआ कि मान लो नाम वाम चेंज हो गया। FR में तो बहुत रिपीट हुआ था,
तो नाम चेंज हो गया था या फिर नंबर्स चेंज हो गए थे। FR को तो मैंने खुद पकड़ा था, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट एकदम उठ के आए थे स्टडी मैट से। सो आप जो मटेरियल आप कैरी करने जा रहे हो ना, द नेक्स्ट मेरा वही टॉपिक है कि आपको कौन सा मटेरियल कैरी करना है। जो मटेरियल आप कैरी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें कंफर्टेबिलिटी आनी चाहिए, तभी आप उस मटेरियल को लेके जाओगे। आपको कोई भी बोल दे आपको कि आप भले आप इतने साल से मतलब इतने महीने से पढ़ रहे हो एक पर्टिकुलर बुक से, अब आपको बोला जाए कि आप अचानक से ICA का ही स्टडी मैट पूरा उठा के जाओ। सो वही बात हो जाता है कि एकदम नया पेज आपको दिखेगा, सब कंसेप्ट इधर उधर है, ठीक है। और एक आपका जो आप जिस बुक में खिचड़ी बना चुके हो, मार्किंग कर चुके हो, हाइलाइटर चला चुके हो, तो उसका फील एक अलग आता है, ठीक है। ऑफकोर्स इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है आपको कि जो मटेरियल आप उठा के जा रहे हो उसमें ICA के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर होने चाहिए। जनरली जो टीचर पढ़ा रहे होंगे आपको, उनकी फैकल्टी की अगर आप बुक ले जा रहे हो तो उसमें कवरेज होता ही है, ठीक है। नहीं है ठीक है, अलग से आप प्रिंट आउट ले जाओ या बुक्स ले जाओ, अलग बात हो गया। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, कंफर्टेबिलिटी ज़रूरी है उस मटेरियल से जो आप कैरी कर रहे हो, और आपका ICA का जो क्वेश्चंस है, जो ICA के TYQs है, जो ICA के इलस्ट्रेशंस है, जो ICA के MCQs है, वो सब उसमें कवर होने चाहिए, वो मस्ट है, ठीक है। तभी आप उसको कैरी करना। और नहीं है, शॉर्टिंग नहीं हो पा रहा है, सारा बुक उठा के जाओ, बट वहीं आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, हम लोग को 5 केस स्टडीज़ दी जाएगी। जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 5 केस स्टडीज़ होगी। और जनरली क्या होता है सारे पेपर्स में कि फर्स्ट 1 इज़ द कंपलसरी, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कोई 4 सेलेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपको 5 केस स्टडीज़ होगी, 25 मार्क्स ईच की। अपने को 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, तो इस 5 में से आपको 4 ही केस स्टडीज़ करनी है, ठीक है। कोई भी 4, कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी 5 में से कोई भी 4 उठा सकते हो आप। इसके अलावा हाउ टू प्रोसीड इन एग्ज़ाम, इसके लिए मैं एकदम मस्त सा वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप उसको रेफ़र करें तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसका छोटा छोटा अगर ब्रीफ्स आपको चाहिए, मैं यहीं पे थोड़ा बता देती हूँ कि मैंने उसमें क्या बोला था। सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है उसमें आप उन केस स्टडीज़ को फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो आप ये लिखो कि कौन सा वो सब्जेक्ट्स है। जब आपको सब्जेक्ट पता चल गया, आप उस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी में ना वो सिलेबस, वो सब्जेक्ट्स का कवरेज ज़्यादा है जिस सब्जेक्ट में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को अभी छोड़ दूँगी। तो ये अगर 5 में से 4 आपने 15 मिनट वाले टाइम पे ही पॉइंट आउट कर लेना है कि आपको वो कौन सी 4 केस स्टडीज़ है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। इसके अलावा 2.5 आवर का यूटिलाइजेशन किसके लिए करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आप चालू करोगे डिस्क्रिप्टिव से ही, ठीक है, एकदम फटाफट डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा फोकस करना। 2.5 आवर जो स्टार्टिंग का 2.5 आवर है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव को देना। इसके अलावा जब 4:30 बज जाते हैं, मतलब 2.5 आवर कंप्लीट, अब जब 4:30 बज गए, ठीक है, वहाँ से 5:30 तक यानी कि 1 घंटा पूरा आप अपने MCQ को बनाने में देना, क्योंकि MCQ भी टाइम लेगा। 40 मार्क्स के आपके MCQs हैं और 60 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। सो इज़ बेटर कि आप अपना 2.5 आवर अच्छे से दे दिए डिस्क्रिप्टिव को, अब 1 घंटा पूरा दे दो MCQs को, जितना जल्दी हो सके, मैक्सिमम 1 घंटे देना। अब लास्ट के जो आधे घंटे बचे उसमें जो आपका बचा कुचा है, एकदम ही ब्लैकआउट वाले क्वेश्चन है, उन सबको बैठ के करना, ठीक है। नाउ जब आप बैठ रहे हो वो सारे क्वेश्चंस को करने जो
जैसे कि देखो, सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लेना है जो आपको आते हैं, जो आपको पता है कि इसका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इसका मेरे को आंसर आता है। उसके लिए अलग से फिर से बुक रेफ़र करना, फिर उसके कंसेप्ट नोट देख रहे हैं, फिर उसके लिए क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, अच्छा ये वाला इधर क्वेश्चन था, मैं फिर से निकाल लेता हूँ, ये करता हूँ। मत करो, मैं बता रही हूँ, मत करो। टाइम बचाओ। किसके लिए टाइम बचाओ? वो सारे क्वेश्चंस के लिए जिसमें आपका प्रिपरेशन ही नहीं है, या फिर आप एकदम ब्लैकआउट हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा। उन सब क्वेश्चंस के लिए आप टाइम बचाओ। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार कंसेप्ट देखना, बुक उठाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो तो आप पढ़े हुए हो ना ऑलरेडी। तो वो चीज़ को वहाँ पे ख़त्म करो और उस क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाओ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे को फिर से देखना पड़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लास्ट, ठीक है, इसके लिए आप फिर वापस से डिटेल में अगर देखना है तो आप वीडियो देख लेना। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है कि सब वेट कर रहे होंगे इस चीज़ के लिए, ABC एनालिसिस। ठीक है। ये एनालिसिस जो भी किया हुआ है, ये कोई गारंटी नहीं है मेरा कि ये जो एनालिसिस है वो वही एकदम पर्टिकुलर एनालिसिस आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो, ये जो एनालिसिस किया हुआ है वो उसी पेपर के बेसिस में जो भी है केस स्टडीज़ ICAI रिसेंटली लॉन्च की हुई है। ठीक है। जो PRTPs, MTPs और पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बेसिस में ही एनालिसिस किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज लग रहा है, उनका एवरेज है सबका। ठीक है। सो ये बस एक एवरेज है कि जितने भी केस स्टडीज़ हैं, MTP, RTPs और जो पास पेपर का क्वेश्चन आया था May 24 पे, उसका एवरेज है। ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि यही एनालिसिस सबसे करेक्ट एनालिसिस है। ठीक है। सो मैं एनालिसिस की तरफ बढ़ती हूँ। सो एनालिसिस आप देख सकते हैं FR में सबसे ज़्यादा देखा गया है। FR का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। तो आप उसके इंडेक्स को एकदम अच्छे से देख के जाना, कौन सा किसका इंडेक्स क्या बोलता है ना। एटलीस्ट इतना गो थ्रू कर लेना, जैसे अगर रेवेन्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे को तुरंत 115 में जाना है। फिक्स एसेट का कोई क्वेश्चन आ रहा है, 16 वाले इंडेक्स में फटाक से भागना है। तो थोड़ा आप इंडेक्स को जस्ट ध्यान में रखते जाओगे ना, आपका केस स्टडीज़ बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं ICAI से। ठीक है। नहीं भी रिपीट होते हैं तो उसके नंबर्स चेंज होके आते हैं। मेरे खुद के अटेम्प्ट पे भी आया था FR में। सब निश्चिंत रहो, ज़्यादा एकदम फियर लेने का और इतना प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद बहुत प्रेशर लेके देख लिया। ठीक है। अपने अटेम्प्ट पे मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था IBS पेपर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और आपको भी ये सब आ रहा है, इट्स कॉमन। ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट थिंग है आपका प्रिपरेशन ज़रूरी है, और सेकंड आपको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। मैं लिटरली अपना एग्जांपल बता रही हूँ, मैं 10 मिनट्स डिले पहुँची थी। 15 मिनट का जो टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने का, उसका 10 मिनट्स में ऑलरेडी ही मैंने गंवा दिया था। इसके अलावा मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, रो रो के उस दिन मैं एग्ज़ाम देने आई थी। तो जब मैं बैठी तो मेरे को 10 मिनट तो अपने जो बैग है उसमें से वो सरियाने में ही टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को सजाना भी तो है। AFM का एक तरफ रख दिया, उसका इंडेक्स रखी, FR निकाला, उसका इंडेक्स रखा उसके ऊपर, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है, ऑडिट है, लॉ है, कॉस्ट है, पूरा इस तरीके से भर के रखा। उसी में मेरा 10 मिनट चला गया, यानी कि बेल बज गए थे राइटिंग के लिए, उसमें 5 मिनट्स बीत भी गए। मैं सबको देख रही हूँ कि सब लोग लिख रहे हैं, सबने लिखना स्टार्ट भी कर दिया, पॉइंट आउट भी कर चुके हैं वो लोग कि केस स्टडी कौन सा उनको सॉल्व नहीं करना है। मैं ऑलरेडी वो लोग से 5 मिनट डिले चल रही हूँ, 5 का 20 मिनट्स डिले। समझ रहे हो क्या लेवल का प्रेशर होगा। फिर 10 मिनट्स तक तो मैं बस स्क्रिबल ही कर रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ रही, क्या। पूरा पढ़ने के बाद भी मेरे को रियलाइज़ नहीं हो रहा मैंने क्या पढ़ा।
पूरा घबराहट हो रहा है, हाथ कप कप आ रहा है, सबको देख रही हूँ, सब लिखे जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और एक तो हाँफना चालू हो गया कि दूसरे फ्लोर पे मेरा सेंटर पड़ा था, दूसरे फ्लोर चढ़ के जाओ भारी वाला बैग उठा के, उसके बाद बैठते ही कि तुरंत एग्ज़ाम देने बैठ गई मैं लिटरली डायरेक्ट पेन उठा लिया, मैं पानी वानी कुछ नहीं किया। बट 10 मिनट बाद आई कूल डाउन माई सेल्फ। मैंने अपने आप को बोला, देखो भूमिका, 5 पेपर अच्छे से दे दिया है, अब ये लास्ट पेपर है, अच्छे से दो। सब लिख रहे हैं, तुम भी लिखोगी, सबने प्रिपरेशन किया है, तुमने भी प्रिपरेशन किया है। सो दैट टाइम मैंने 2 घूंट पानी का लगाया, आई काम डाउन माई सेल्फ, मेक मी कॉन्फिडेंट, और तब जाके जब लिखना स्टार्ट किया, और आज आप देख ही रहे हो, आई गॉट 69 मार्क्स। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट। अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट रहो। मैंने जो किया बहुत सही तरीके से प्रिपरेशन किया है, मैं फाड़ के आऊँगी, ठीक है। इसके बाद द मेन जो मुद्दा है आपका कि ABC एनालिसिस जो मैंने किया है, FR में अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स FR से आ सकता है, ठीक है। DT में 20 to 25 मार्क्स सेम। लॉ पे भी 16 to 20 मार्क्स। सो आपको SPM की जो सेट है उसको अच्छे से देखना है, उसका इंडेक्स अच्छे से देखना है। ऑडिट में 16 to 20 मार्क्स। इसमें क्या है कि डायरेक्टली स्टडी मैट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा वो ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद है IDT आपका, फिर आपका AFM है, और आपका SCMP है। ये 8 to 10 मार्क्स को देखते हैं, तो आपको स्क्रीन में तो सब दिख ही रहा है। सो आप इसको फॉलो करो या ना करो पता नहीं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट ये गारंटी नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन करो आप करो। ABC एनालिसिस आदमी इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पहुँचता है अपने को कि हाँ ये सब्जेक्ट से या ये क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, ये कैटेगरी पहले कर लेते हैं। देखो, मैंने जितना भी अभी एग्ज़ाम दिया, जो भी अटेम्प्ट जितने भी लगे, मैंने भी बहुत ये सब देखा फेंका है, कुछ काम नहीं आता है। सच बताऊँ तो कुछ काम नहीं आता ये ABC एनालिसिस ये बस खुद को दिलासा देने के लिए होता है कि हाँ जो मैंने किया वो एक कैटेगरी में है, मतलब मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया है, मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वहाँ जाके A का B भी बन सकता है, B का C भी बन सकता है, C A भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ गारंटी नहीं है कि किस तरीके से, ये बस एवरेज दिखा रही हूँ मैं कि किस तरीके से अभी तक में आया है, ठीक है। तो हाँ, बस इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो, ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है। आप अगर एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर की हो तो भी आप IBS के कारण, जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपेयर की और IBS के कारण आप बैठना चाहते हो, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। आपको बैठना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, और IBS जैसे पेपर में आपको एग्जामेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रुप 2 ही से प्रिपेयर की हो तो आपको सिर्फ फोर सब्जेक्ट्स ही हुआ, यानी कि आपका FR, ऑडिट और FM छूटा हुआ है ना। कोई बात नहीं, ICA का स्टडी मटेरियल लेके जाओ, कोई बात नहीं, उसका इंडेक्स रेफ़र करो, बैठो। आप क्या है ना, जैसे मेरा CPT में, मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे मेरा CPT जो CPT में तो देखो डायरेक्टली मेरे को पापा बाहर भेजे नहीं, ठीक है। 12th के बाद मेरे टाइम पे CPT था, यस, और मेरे ही टाइम पे लास्ट था, मस्त MCQs देना था तो बट फिर भी मेरे को डायरेक्ट पापा बाहर नहीं भेजे थे। पापा को था कि तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस दो भाई, तुम कर लोगी CA तभी। तो उस टाइम पे जो भी मेरे 11-12 के टीचर थे, उन्हीं टीचर को हम लोग ने बोला कि, हम लोग 6 जन का ग्रुप था, हम लोग ने बोला कि सर आप थोड़ा इसको भी करवा दीजिए ना, 11-12 तक पढ़ा ही देते हैं। तो वो BCom को भी पढ़ाते थे वो सर। तो सर वैसे कभी कोई ऐसा बैच लिए ही नहीं थे आज तक CA के लिए स्पेसिफिक CPT पढ़ाना है ऐसा कुछ, लेकिन क्योंकि हम लोग इतना रिक्वेस्ट करे सर को तो सर मान गए। तो उन्होंने क्या किया ना, एवरी डे हम लोग को बुलाते थे, भले ही वो बोले भी दिए थे हम लोग को कि मेरे को भी इतना कंसेप्ट देखो पता नहीं है, मैं क्लियरली बोल देता हूँ पहले ही, जितना मेरे को आता है मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को, बाकी जो है आपको खुद ही पढ़ना होगा, आपको खुद तैयारी करनी होगी,
और जैसे कुछ डाउट्स आते हैं जो अगर मैं सॉल्व कर पाए तो वेल एंड गुड, मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाऊँगा, आपको तो अब अपने से डील करना है उस चीज़ को। तो हम लोग इसी टर्म्स में हाँ भी बोल दिए तो सब हो गया था सेटिंग। तो सर क्या किए थे कि हम लोग को पर डे बुलाते थे सुबह, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, ठीक है, एकदम सुबह कभी 4 बजे बुला लेते थे, बुला के। और वो ना उनके पास बहुत एक अलग से रूम था जिसमें बहुत सारा कंप्यूटर लैपटॉप सब था। वो एक्चुअली किसी और को टैली वैली भी सिखाते थे, वो भी क्लासेस उनका करवाते थे, तो उनके पास ये था सुविधा। तो हम लोग 6 जन को बुला लेते थे, एक एक सैम्पल पेपर सब में खोल दिए। अब बोलते थे कि 3 घंटे में पूरा सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करो जैसे तुम एग्ज़ाम में बैठे हो तुम लोग। हम लोग सॉल्व करते थे, डिस्कशंस भी करते थे, बदमाशी भी करते थे। हम लोग समझ में भी नहीं आता था कि क्यों सॉल्व अभी से करवा रहे हैं, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तक तो कंसेप्ट ही नहीं पता है, अभी तक तो जानते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सर सॉल्व करवाते थे और हम लोग भी सर का बात मान लेते थे, ठीक है सॉल्व करना है करके, अब सर बोले तो सॉल्व करना है। लास्ट में हम लोग ये चीज़ 1 महीना पूरा किए थे, कुछ नहीं आता था, एकदम रॉ। 12th का रिजल्ट, मतलब अभी 12 जस्ट पास किए हैं और अभी सीपीटी के लिए बैठना है हम लोग को 1 महीने के बाद। 1 महीना पूरा हम लोग सिर्फ आके 3 घंटा तो मस्त था हम लोग को कि हम लोग को बैठ के एक ना एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। बाकी अपना जो भी घर में पढ़ाई हो रहा है, सर के साथ अपना कंसेप्ट्स डीलिंग हो रहा है, वो सब अलग चल रहा है, लेकिन पर डे एक सैम्पल पेपर सॉल्व ज़रूर होता था। रिज़ल्ट क्या आया, 6 में से 6 जन हम लोग पास हो गए। सर बोले यही होता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का कवरेज होगा ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपको। हमने तो ये किया हुआ है, कभी उसी क्वेश्चंस में मान लो भिड़ गया, वेल एंड गुड यार, कुछ ना कुछ भिड़ जाए, अच्छा बात है।